नमस्कार। फिक्र आपकी में शुरुआत एक सवाल से। क्या इजराइल में आज कयामत की रात है? अली लारीजानी की मौत का बदला लेने के लिए आईआरजीसी ने ऐलान किया है। आज रात दुश्मन देश के आसमान देखने लायक होगा। और अली लारीजानी के बाद मोसाद का अगला शिकार क्या मुश्तबा खमनी? इजराइल ने क्यों कहा जूनियर खमनी पाताल में भी छिपे होंगे तो उन्हें ढूंढकर मार देंगे। इस बीच ट्रंप ने ईरान को पागल राष्ट्र कहते हुए ऐलान किया है कि एक पागल के हाथ परमाणु हथियार नहीं लगने देंगे, फिर चाहे ये जंग कितनी भी लंबी क्यों ना चले। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप अकेले दम पर ही होर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि खर्ग आइलैंड के बाद अमेरिका ने अब होर्मुज़ में 5000 पाउंड के महाबम से तबाही मचा दी है। आज सबसे बड़ी ग्लोबल फिक्र उस होर्मुज़ स्ट्रेट की जिसके समुद्री रास्ते अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए ईरान ने बंद करके ट्रंप को परेशान कर दिया है। और ईरान की इस नाकाबंदी से दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई पर और दाम पर गंभीर असर पड़ रहा है। और अब होर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका ने ऐसा आसमानी प्रहार किया है जिससे पूरा ईरान कांप उठा है। ट्रंप ने ईरान को सबक सिखाने के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट के पास विध्वंसक हमला किया है। वहां अमेरिकी वायुसेना ने 5000 पाउंड का महाबम गिराया। खर्ग आइलैंड के बाद अब होर्मुज़ स्ट्रेट में भी अमेरिकी बमबारी एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। इस बमबारी के वीडियो अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन हम आपको एक एआई वीडियो के जरिए हूबहू ये हमला दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका ने इस हमले पर क्या बड़ा दावा किया है, ईरान को किस हद तक नुकसान पहुंचाने की बात कही, होर्मुज़ पर इस हमले का ट्रंप के अकेले पड़ने से क्या कनेक्शन है, नेटो वाला एंगल क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अकेले दम पर ही होर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जा करने का ट्रंप का कोई प्लान है? इन सारे सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से आपको देने की कोशिश करेंगे। पहले इस महा अटैक की पूरी डिटेलिंग देखिए। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट किया, साथ में होर्मुज़ स्ट्रेट का एक मैप जारी करते हुए बताया कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज़ स्ट्रेट के पास ईरान के करीब मजबूत मिसाइल ठिकानों पर 5000 पाउंड की क्षमता वाले कई डीप पेनिट्रेटर म्यूनिशंस गिराए थे। इस हमले में ईरान के एंटीशिप क्रूज मिसाइल के बेस तबाह हो गए, जो होर्मुज़ स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के आने जाने में सबसे बड़ा खतरा थे। यानी अमेरिका ने पहली बार होर्मुज़ स्ट्रेट को टारगेट पर लिया है। वहां खास निशाने पर बंकर बस्टर बम गिराया, ईरानी फौज की क्रूज मिसाइल वाली ताकत को भस्म कर दिया है। यह इस बात का भी सबूत है कि अमेरिका जमीन के अंदर टनल्स में छिपे ईरान के विध्वंसक हथियारों के बेस को टारगेट कर रहा है। अमेरिकी बॉम्बर से जिस बम को वहां पर ड्रॉप किया गया है, हमारे पास उसकी भी काफी डिटेल है। अमेरिका ने होर्मुज़ को दहलाने के लिए GBU-72 बम का इस्तेमाल किया है, वो भी 2300 किलोग्राम के बम से हमला किया गया है। असल में GBU-72 एक एडवांस 5K पेनिट्रेटर बम है, जो जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन तकनीक से चलता है। इसे सैटेलाइट और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है। वर्ष 2021 में अमेरिका में पहली बार GBU-72 बम का सफल परीक्षण किया गया था। उस समय अमेरिकी वायुसेना ने कहा था कि इस बम को विशेष तौर पर गहराई में बने मजबूत ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह बम फाइटर जेट के साथ बॉम्बर से भी अंडरग्राउंड लक्ष्य पर गिराया जा सकता है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में होगा, क्या अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के लिए खोल देगा, या फिर अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अब और आक्रामक हो जाएगा? और क्या होर्मुज़ पर यह हमला ट्रंप का नेटो देशों को भी कोई बड़ा संदेश है? अमेरिका ने वहां पर यह कार्रवाई अकेले दम पर की है, और यह एक्शन तब लिया गया है जब ट्रंप लगातार नेटो देशों से होर्मुज़ पर साथ आने की अपील कर रहे थे, और नेटो देशों में शामिल जर्मनी, फ्रांस ने से लेकर ब्रिटेन तक ने उन्हें सैन्य कार्रवाई के लिए होर्मुज़ में युद्धपोत भेजने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद ट्रंप होर्मुज़ के मुद्दे पर बिल्कुल फंस चुके थे। ये जानना जरूरी है कि अमेरिका के कौन कौन से साथी देशों ने ट्रंप को होर्मुज़ पर साथ आने से साफ इनकार कर दिया। जर्मनी ने कहा कि यह हमारा युद्ध नहीं है, यह हमने शुरू नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा फिलहाल वॉरशिप भेजने की कोई योजना नहीं है। जापान ने कहा वॉरशिप नहीं भेजेंगे, इस पर स्वतंत्र फैसला लेंगे। ब्रिटेन ने कहा विकल्पों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इस युद्ध में नहीं फंसेंगे। फ्रांस ने कहा कि फिलहाल मदद नहीं कर पाएंगे, वॉरशिप नहीं भेजेंगे, इन हालातों में डिफेंसिव रहेंगे। स्पेन पहले ही अमेरिका के इस ऑपरेशन के खिलाफ था। इटली ने भी कहा वॉरशिप भेजने का मतलब युद्ध में शामिल होना है, और इटली ऐसा नहीं चाहता है। साउथ कोरिया ने भी मदद से दूरी बनाई, कहा समीक्षा करेंगे, लेकिन वादा नहीं करते हैं कि वॉरशिप भेजेंगे। इन्हीं बयानों के बाद कल रात ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर नेटो देशों के लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। नेटो को अमेरिका की आर्थिक मदद वाला
ताना मारा और ट्रंप के उसी ताने के बाद अमेरिकी वायुसेना ने होर्मुज़ स्ट्रेट में अकेले ही बड़ी कार्रवाई कर दी। 2300 किलोग्राम का महाबम गिराकर तबाही मचा दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप अकेले दम पर होर्मुज़ पर कब्जा कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए उन्हें होर्मुज़ में सेना उतारनी होगी। ईरान की IRGC और फौज से सीधा मुकाबला करना होगा। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ईरान ने साल 2024 में 12 दिन की वॉर ड्रिल की है अमेरिका से युद्ध की प्रोबेबिलिटी को लेकर, और उसमें होर्मुज़ भी एक चैप्टर था। और ईरान को भली बात ही पता है कि अमेरिका के बॉम्बर्स कितने खतरनाक हैं, जो उनको पिछले साल 12 दिन के युद्ध में समझ में आ गया। उसके बाद भी उन्होंने ड्रिल्स की हैं, तैयारी की है और हाइडआउट्स बनाए। ईरान युद्ध में ट्रंप किस तरह फंसते जा रहे हैं, ऐसा उनके बयानों, धमकियों और फैसलों में भी देखने को मिल रहा है। और इसी पर ईरान के विदेश मंत्री ने कटाक्ष किया और कहा कि अमेरिका को यह तक नहीं पता है कि ईरान में उनका अंतिम लक्ष्य क्या है। यह भी कहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध में फंसाया। ट्रंप हर दिन नया लक्ष्य तय करते हैं। सरेंडर, सत्ता परिवर्तन जैसे लक्ष्य अधूरे रह गए। ट्रंप होर्मुज़ खोलने के लिए मदद मांग रहे हैं। ट्रंप असहाय हो चुके हैं और उनको यह एहसास हो चुका है कि वो मुश्किल में फंस चुके हैं। इन बयानों के मायने ये भी हैं कि अमेरिका कितने भी बंकर बस्टर बम ईरान पर क्यों ना गिरा दे, वो ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका गलती मानेगा, हमला रुकेगा, तब जाकर ईरान भी थम जाएगा। बल्कि इन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता। अब्बास अरागची ने कहा है कि उनको मौत से डर नहीं लगता। लेकिन ट्रंप की टीस को आप ईरान पर उनके नए बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी पागल के हाथ परमाणु हथियार नहीं लगने देंगे, फिर चाहे ये वॉर कितना लंबा क्यों ना चले। मतलब ये कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना चाहता है। और इसके पीछे सोच है नेतन्याहू की, इसके पीछे सोच है इजराइल की। क्योंकि आज से कई साल पहले 1981 में इजराइल ने एक डॉक्ट्रिन बनाई थी जिसका नाम था बिगिन डॉक्ट्रिन। उनके प्रधानमंत्री थे बिगिन। जब उन्होंने इराक पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया था क्योंकि उनको यह लगता था कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन हो सकता है। उसके बाद सीरिया पर हमला किया गया क्योंकि उनको लगता कि शायद सीरिया के पास न्यूक्लियर वेपन ईरान बना रहा है। और इसी बिगिन डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले भी ट्रंप और नेतन्याहू इस तरह की धमकी दे चुके हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जता चुके हैं। इन बातों में ट्रंप का दर्द भी है और धमकी भी है। दर्द यह है कि ईरान ट्रंप की किसी भी धमकी से नहीं डर रहा है, बल्कि लगातार पूरी शक्ति के साथ प्रहार कर रहा है। ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। ईरान के ऐसे तेवर पर ट्रंप अब अमेरिका के हित की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि ईरान कभी भी परमाणु खतरा नहीं बन पाएगा। भविष्य में अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को ऐसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईरान युद्ध में चारों तरफ से फंस चुके ट्रंप ईरान की टॉप लीडरशिप का सफाया करने के साथ साथ हमले पर भी सफाई दे रहे हैं। उन्होंने फिर से दोहराया है कि अमेरिका ने कार्रवाई नहीं की तो ईरान ने परमाणु क्षमता हासिल कर ली होती। अब आप होर्मुज़ पर बयानों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि ट्रंप के लिए इस युद्ध में हालात कितने मुश्किल होते जा रहे हैं। होर्मुज़ वाले संकट के बीच दोनों तरफ से बारूदी प्रहार हो रहा है। एक दूसरे पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से एक ऐसा सीक्रेट हमला किया गया जो ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस हमले में ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी को टारगेट किया गया। हमले में उनके बेटे समेत कई लोगों की मौत हो गई है। अली लारिजानी को मारने के लिए इजराइल ने ठीक वैसा ही हमला किया जैसा खमनेई को मारने के लिए किया गया था। उसी तरह की खुफिया जानकारी और उसी तरह की एयर स्ट्राइक। ईरान की सरकार और वहां के सैन्य ढांचे में लारिजानी की भूमिका बहुत अहम थी। खमनेई के बाद वो ईरानी सत्ता की संरचना का आधार बने हुए थे। लारिजानी की मौत के बाद ईरान बहुत गुस्से में है। इजराइल पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। कहा गया है कि लारिजानी की मौत का ऐसा बदला लिया जाएगा कि दुश्मन दहल जाएगा। IRGC ने कहा है कि लारिजानी को मारकर इजराइल ने अपने लिए नरक के दरवाजे खोल लिए हैं। हम शहीद लारिजानी की मौत का बदला लेकर आएंगे। यानी अब इस युद्ध की आग और भड़कना तय है। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त लारिजानी अपनी बेटी के घर पर थे। इजराइल इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रहा है। इजराइल ने हमला खुफिया एजेंसी मोसाद को की दी गई जानकारी के बाद किया है। बताया जा रहा है कि लारिजानी पर लगातार 2 हफ्ते तक नजर रखी गई। उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक किया गया। सीक्रेट ठिकानों की जानकारी के लिए हाईटेक सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया। इंटेलिजेंस इनपुट मिलते ही सीधे इजराइल की टॉप मिलिट्री लीडरशिप तक जानकारी पहुंचाई गई।
जिसके बाद आईडीएफ चीफ ने तुरंत फैसला लेते हुए लारिजानी को मारने के ऑपरेशन को मंजूरी दे दी है। करीब 1600 किलोमीटर दूर टारगेट पर लड़ाकू विमान भेजे गए। सही लोकेशन कंफर्म होते ही एयर स्ट्राइक की गई। एक के बाद एक कई बम गिराए गए। एक ही रात अलग अलग लोकेशन पर कई टारगेट हिट किए गए। मौत के बाद इजराइल ने लारिजानी को आईआरजीसी का सरगना और आम ईरानी लोगों का हत्यारा बताया है। यहां पर एक फैक्ट है जो कई बहुत बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लारिजानी जो थे वो मुज्तबा के विरोधी थे। मुज्तबा खमनेई के विरोधी थे और अली खमनेई के बहुत करीबी। अली खमनेई कभी नहीं चाहते थे कि मुज्तबा सुप्रीम लीडर बने और लारिजानी ये बात रोक रहे थे। अब जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुज्तबा की टीम की तरफ से ही लारिजानी की पोजीशन लीक की गई। खैर, अली लारिजानी लंबे वक्त तक ईरान की राजनीति में अहम चेहरा रहे। उन्हें ऐसा नेता के रूप में जाना जाता था जो कट्टरपंथी और उदारवादी गुटों के बीच संतुलन बना सकते थे। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अली लारिजानी की मौत के बाद सीजफायर की संभावनाओं को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि विध्वंसक युद्ध की इस स्थिति में वो अकेले ऐसे शख्स थे जो बातचीत और कूटनीति का रास्ता भी खोल सकते थे। लारिजानी की मौत से अब बैक चैनल वार्ता के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं, क्योंकि लारिजानी ही वो शख्स थे जिनके पड़ोसी अरब देशों से भी अच्छे संबंध थे। ओमान की मध्यस्थता में हुई परमाणु बातचीत में भी उनकी अहम भूमिका बताई जाती है, हालांकि वो सीधे इस वार्ता में शामिल नहीं थे। लारिजानी का असर हिजबुल्ला और हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों में भी था। अब इन संगठनों की तरफ से हमले बढ़ सकते हैं। उनकी मौत के बाद यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक तरह से मान लिया है कि अब बातचीत का रास्ता बंद हो गया है। लारिजानी जैसे नेगोशिएटर की मौत ने एक तरह से इस युद्ध में शांति की उम्मीदों को भी जला दिया। अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान का गुस्सा भड़क चुका है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर लारिजानी का खात्मा तो कर दिया, लेकिन इसके बाद ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलों की जो बरसात की है उसका अंदाजा शायद नेतन्याहू को बिल्कुल नहीं होगा। लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने अपने जखीरे से सबसे घातक हथियार निकाले और तेल अवीव के आसमान को अपनी मिसाइलों से भर दिया। इन हमलों में इजराइल को जबरदस्त नुकसान की खबर है। लारिजानी की मौत के बाद कैसे ये जंग एक और खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको जरूर देखनी चाहिए। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी के मारे जाने के बाद ये चौथी बार है जब ईरान की तरफ से मिसाइल से लगातार हमले किए जा रहे हैं। रात के 12 बजे हैं और अभी हमारे कैमरा सहयोगी रोहित ने अपने कैमरे पर बहुत सारे क्लस्टर बम के जो सो टुकड़े आसमान में देखे। हिजबुल्लाह के साथ ईरान की सेना ने इजराइल के ज्यादातर हिस्सों पर मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव के अलावा गैलीली, करमील, नहारिया, किरियत शिमोना और हाइफा पर हिजबुल्लाह के हमले की खबरें हैं। पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने 150 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन से इजराइल को निशाना बनाया है। ईरान का यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि लारिजानी को ईरान की सुरक्षा दीवार कहा जाता था। ऐसे में अब यह सवाल भी है कि उनके बाद ईरानी सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इसको लेकर कई नामों की चर्चा है। पहला नाम है सईद जलीली। ये ईरानी कमांडर आईआरजीसी के बीच काफी लोकप्रिय हैं। जलीली ने इराक युद्ध के दौरान एक पैर गंवा दिया था, इसीलिए उन्हें जिंदा शहीद कहा जाता है। वो लारिजानी से ज्यादा सख्त और कट्टरपंथ का चेहरा माने जाते हैं। जलीली समझौता न करने की नीति के समर्थक हैं, इसीलिए आने वाले वक्त में वो ईरान की आक्रामकता जो है उसको और बढ़ा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको मुज्तबा का करीबी बताया जाता है। एक और बात यह है कि मुज्तबा ने खुद इराक से युद्ध लड़ा है 17 साल की उम्र में। दूसरा नाम मोहम्मद बघेर कालीबाफ है, जो फिलहाल ईरानी संसद के प्रमुख हैं। इन्हें भी कट्टरपंथी गुट का नेता माना जाता है। मोहम्मद बघेर इजराइल और अमेरिका के सख्त विरोधी हैं। यही वजह है कि आईआरजीसी में इनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। लारिजानी की जगह तीसरा विकल्प महमूद अहमदीनेजाद, जो ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हें सरकार और आईआरजीसी का अच्छा खासा समर्थन है। कुछ दिन पहले ही वो हमले में बाल बाल बचे थे। एक विकल्प है मोहसेन रिजाई का भी, जो आईआरजीसी के पूर्व कमांडर है, जिन्हें कुछ दिन पहले ही मुज्तबा खमनेई ने अपना सलाहकार बनाया। लारिजानी की जगह कोई भी ले, लेकिन ईरान उनकी मौत का बदला जरूर लेगा। कहा जा रहा है कि इसके लिए ईरान ने एक प्लान तैयार किया है। खबर है कि ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल के पावर प्लांट्स को टारगेट करने का प्लान बनाया है। इजराइल के 5 बड़े बिजली प्लांट्स पर हमला हो सकता है, जिनमें ओरोट रॉबर्ट पावर प्लांट, रूटनबर्ग पावर प्लांट और हैगित पावर प्लांट प्रमुख हैं। अगर इन पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो पूरा इजराइल अंधेरे में डूब सकता है। इन पावर स्टेशंस पर हमला हुआ तो असर सिर्फ घरों की लाइट जाने तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर ईरान के एयर डिफेंस पर भी होगा। अब आपको इजराइल के उन पावर प्लांट्स के
पूरी जानकारी देते हैं जो आज रात ईरान के टारगेट पर होंगे। देखिए, पहला है उरोत रॉबिन, जहां से इजराइल की 20% बिजली आपूर्ति होती है। इसके ठप होने का असर उत्तरी और मध्य इजराइल में होगा। तेल अवीव के बाहरी इलाकों और हाइफा तक अंधेरे डूब जाएंगे। दूसरा प्लांट है एश्कोलोन में बना रूटनबर्ग। यह इजराइल का दूसरा पावर प्लांट है। इस पर हमला हुआ तो दक्षिणी इजराइल और गाजा पट्टी के करीब के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होगी। एशदोद जैसे बंदरगाह वाले शहर ठप हो जाएंगे। इसके अलावा रेडार डिफेंस सिस्टम भी प्रभावित होगा। हागित पावर प्लांट भी ईरान का प्राइम टारगेट है, जो उत्तरी इजराइल में पहाड़ों के बीच स्थित है। इस पर हमले का असर हाइफा जैसे शहरों की बिजली आपूर्ति पर पड़ सकता है। इस इलाके में बनी इजराइल की रिफाइनरियां बंद हो सकती हैं। साथ ही ईरानी हमलों को रोकने वाला डिफेंस सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है। इस युद्ध के 19वें दिन ईरान के ये हमले सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं रहे। उसने पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया है। इराक, बहरीन और दुबई तक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने कहर बरपाया। जवाब में इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान पर अटैक किया है और उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। इस युद्ध में ईरान भले ही कितना आक्रामक हो, भले ही वो बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल और अमेरिकी बेसों को दहला रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि इस युद्ध में वो लगातार अपनी टॉप लीडरशिप गंवा रहा है। क्योंकि इजराइल के टारगेट पर अब सिर्फ ईरान के ठिकाने नहीं है, बल्कि ईरान के बड़े चेहरे भी। अली लारीजानी की मौत को चंद घंटे भी नहीं बीते थे कि इजराइल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के खात्मे की तैयारी कर ली। आयतुल्ला अली खमनेई के बेटे मुज्तबा खमनेई को पर्दे के पीछे ईरान की असली ताकत माना जाता है। और अब इजराइल ने धमकी दी है कि आकाश हो या पाताल, मुज्तबा को ढूंढ कर मारेंगे। ये सिर्फ बयान नहीं, ये एक ओपन टारगेट डिक्लेरेशन है। तो क्या ये माना जाए कि इजराइल अब एक और डीकैपिटेशन स्ट्राइक की ओर बढ़ रहा है, जैसा उसने अली खमनेई के साथ किया था? ये वो रणनीति है जिसमें दुश्मन की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया जाता है। और ये एक नया ट्रेंड है अमेरिका और इजराइल की तरफ से स्टेट हेड्स को अटैक करने का। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा मादुरो के साथ क्या हुआ। खैर, सोचिए, जब किसी देश के सर्वोच्च नेता के परिवार को निशाना बनाया जाए तो क्या वो देश खामोश बैठेगा? ईरान पहले ही कसम खा चुका है कि हर हमले का जवाब मिलेगा और कई गुना मिलेगा। तो क्या बदले की आग और भड़कने वाली है? ईरान को सबसे ताज़ा धमकी आईडीएफ के प्रवक्ता एफी ड्रेफरिन ने दी है। एफी ड्रेफरिन ने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा को छोड़ेंगे नहीं, मुज्तबा को ढूंढेंगे और फिर उसे मारेंगे। हम मुज्तबा खमनेई की किस्मत नहीं जानते, हमने मुज्तबा को न देखा है न सुना है। एक बात सच है, हम पीछा करते रहेंगे। जो इजराइल के लिए खतरा, उसे मारेंगे। कई नेताओं को मारकर साबित किया है। इजराइल का इतिहास रहा है कि वो दुश्मन को बिना चेतावनी दिए खत्म कर देता है। मोसाद ने ऐसे कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जब ईरान के ताकतवर लोगों को खत्म कर दिया गया, चाहे वो उसमें आपको याद होगा सुलेमानी हो या फिर ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट, चाहे वो उनके बड़े नेता हो या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिक। इजराइल टारगेटेड अटैक करता है, सीक्रेट ऑपरेशन चलाता है और फिर डीप स्ट्राइक से दुश्मन को गहरी चोट देता है। लेकिन ईरान भी इस बार दुश्मन की हर धमकी का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इजराइल ने धमकी दी है कि ईरान की पूरी लीडरशिप को खोज कर खत्म कर देंगे। इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने जवाब दिया, मौत से नहीं डरते, शहादत हमारे लिए सम्मान है। इजराइल ने धमकी दी है कि ईरान अब पहले जैसा नहीं रहा है, हम और सरप्राइज अटैक करेंगे। इस पर ईरान ने जवाब दिया है, हर हमले का कई गुना जवाब मिलेगा। इजराइल ने धमकी दी है कि हम हर किसी तक पहुंचेंगे, मरते दम तक पीछा करेंगे। इस पर ईरान ने जवाब दिया है, याद रखना, लारीजानी की मौत का बदला लिया जाएगा। यानी इस युद्ध में लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं रही है, यह लड़ाई वजूद की है, ताकत की है। और ईरान इसे वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस के तौर पर देख रहा है। यानी अगर यह युद्ध हुआ तभी ईरान बचेगा, और इसीलिए वो वॉर ऑफ एट्रिशन को अंजाम दे रहा है। यानी कि इस युद्ध को जितना लंबा खींचेंगे उतना इजराइल और अमेरिका का दम फूल जाएगा। और अब इस जंग का डरावना पार्ट, जिसका असर धीरे धीरे एशिया के सभी देशों पर पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा नुकसान एशिया और खाड़ी देशों को हो रहा है। इसीलिए अब अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की लड़ाई को आर्थिक विश्व युद्ध कहा जा रहा है। जब से ईरान ने दुनिया की तेल वाली नस दबाई है, तमाम देशों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फ्यूल और ऊर्जा के बढ़ते संकट की वजह से बांग्लादेश में कई सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए।
दक्षिण कोरिया ने 3 दशक में पहली बार गैस की कीमतों की सीमा तय की है। थाईलैंड में वर्क फ्रॉम होम लागू किया जा रहा है। ज्यादातर दफ्तर ये शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा फिलीपींस में दफ्तरों में काम के घंटे कम किए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में पहले ही स्कूल बंद करने, सरकारी दफ्तरों में 4 दिन काम करने और गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला हो चुका है। और ये सब कुछ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद होने के साइड इफेक्ट है। दुनिया का 20% तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरता है। इसीलिए जो देश ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान हैं, खासकर एशियाई देश। क्राइसिस की तस्वीरें भारत से भी लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन दुनिया में जिन देशों को ये जंग सबसे ज्यादा महंगी पड़ रही है और इसका असर उन देशों पर लंबे वक्त तक दिखेगा, वो है गल्फ कंट्रीज यानी कि खाड़ी देश। ये सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे वो खाड़ी देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल उत्पादन, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर टिकी है। लेकिन इस युद्ध ने इन तीनों सेक्टर को खासा नुकसान पहुंचाया है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना जरूरी है, इस युद्ध से न सिर्फ गल्फ कंट्रीज को नुकसान पहुंच रहा है, ये हम आपको फैक्ट्स बताने वाले हैं, लेकिन इनको जो नुकसान पहुंच रहा है इससे अमेरिका को भी नुकसान पहुंचेगा। पेट्रो डॉलर्स को नुकसान पहुंचेगा, यानी कि इनके पास डॉलर्स आते हैं पेट्रोल बेचने के बाद और ये डॉलर्स अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर इनके पास डॉलर्स ही नहीं आएंगे तो फिर ये इन्वेस्ट क्या करेंगे और अमेरिका की इकोनॉमी को क्या होगा? पेट्रो डॉलर्स को नुकसान पहुंच रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर ये जंग अप्रैल तक भी चल गई तो कतर, कुवैत की अर्थव्यवस्था में 14% की गिरावट आ सकती है। यूएई की इकोनॉमी 5% तक गिर सकती है। सऊदी अरब को भी 3% का नुकसान होगा और सभी खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में करीब 10 से 15% तक की गिरावट आ जाएगी, क्योंकि तेल के साथ पर्यटन भी लगभग ठप हो चुका है। खाड़ी देशों की जीडीपी में करीब 11% हिस्सा पर्यटन का होता है, लेकिन पर्यटकों की कमी से इन देशों को रोज $600 मिलियन का नुकसान हो रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर एक और सेक्टर है जो गड्ढे में घुस गया है मिडिल ईस्ट में। खैर, अर्थव्यवस्था को लगने वाले झटकों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये 5वां या 6ठा साल है जब दुनिया किसी न किसी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस में है। इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में हुई जब कोरोना वायरस से इकोनॉमिक चोट का असर दिखा था। फिर वर्ष 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो गया जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। इन झटकों से जैसे तैसे दुनिया उबर रही थी कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने टैरिफ वाला टॉर्चर शुरू कर दिया। और अब ये चल ही रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच ये जंग शुरू हो गई है, अगेन कर्टसी अमेरिका, और अब ये थमती नहीं दिखाई दे रही है। इसी वजह से दुनिया के कई देशों पर आर्थिक मिसाइलें गिरनी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इस संकट के समय ईरान का तेल आसानी से होर्मुज़ से पास हो रहा है, जबकि अन्य देशों के तेल टैंकरों को रोका जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान रोजाना तेल बेचकर $14 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है। इस युद्ध की वजह से रूस की भी झोली भर रही है, जो संकट के समय में अपना तेल बेचकर भारी कमाई कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो इस वक्त अपने पीक पर जा चुका है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। खैर, इसके लिए ट्रंप ने भी सभी देशों को रूस के तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। अब यह संकट कुछ और दिन चलता रहा तो एशिया के देश और खासकर खाड़ी देशों का दर्द बढ़ने वाला है। ये रील देखें आप। ये एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से विश्व का 20% तेल और 25% गैस गुजरता है। इतना ही नहीं, भारत के ऊपर तो जो तकरीबन 1 करोड़ लोग जो खाड़ी के देशों में रहते हैं, वो अगर वापस भारत आ जाते हैं तो उनके रेमिटेंसेस जो हैं, जो जिस प्रकार से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो रेमिटेंसेस होता था वहाँ से, उसके ऊपर ज़रूर परेशानी होगी। ये जो है धीरे धीरे संकट जो है सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर में और ख़ासकर एशिया में, क्योंकि अगर आप देखें जापान जो है तकरीबन 85% इसको यहाँ से तेल जाता है, उसके ऊपर निर्भर है। चीन 80% से ज़्यादा निर्भर है। अब इस संकट का भारत के ऊपर कितना असर हो सकता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 88 से 90% कच्चा तेल आयात करता है, यानी दूसरे देशों से लेता है। इसमें भी करीब 50% कच्चे तेल के लिए भारत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर निर्भर है, जो फिलहाल बंद है। हालांकि ईरान ने इसमें भारत को थोड़ा दोस्ती वाला डिस्काउंट जरूर दिया। कच्चे तेल के साथ भारत अपनी जरूरत की 66% एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई देशों से खरीदता है, जो इस वक्त युद्ध की आग में जल रहे हैं। जबकि 50% एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर, यूएई और अमेरिका जैसे देशों से लेता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 31.3 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें 87% एलपीजी का इस्तेमाल घरों में होता है, जबकि
13% का इस्तेमाल कमर्शियल होता है। भारत में एलपीजी की किल्लत वाली खबरें लगातार देश के अलग अलग शहरों से आ रही हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि शिवालिक और नंदा देवी नाम के 2 एलपीजी कैरियर भारत में 92,000 मैट्रिक टन एलपीजी ला चुके हैं। लेकिन क्या इससे संकट खत्म होगा? देखते हैं। शिवालिक और नंदा देवी से 92,700 मैट्रिक टन यानी कि 9 करोड़ 27 लाख किलोग्राम गैस आई है, जबकि जिस घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल हमारे घरों में होता है उसमें 14.2 किलोग्राम गैस आती है। इस गणित पर गौर करें तो 9 करोड़ 27 लाख किलो गैस से 65 लाख से ज्यादा सिलेंडर भरे जा सकते हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में अभी 33 करोड़ से ज्यादा सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता है। देश में हर साल 31.3 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। इस लिहाज से रोज 8 करोड़ 54 लाख किलोग्राम एलपीजी इस्तेमाल होती है, जो कि बड़ा आंकड़ा है। हालांकि सरकार ने अब एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बात कही है, लेकिन सवाल है कच्चे तेल का क्या होगा? भारत जरूरत का 88 से 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, जिसका सबसे बड़ा सोर्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज था। इसीलिए युद्ध के बाद स्थिति थोड़ी बदल गई है। इस स्थिति में रिपोर्ट्स के अनुसार वर्तमान में रूस भारत का बड़ा आपूर्तिकर्ता। मार्च 2026 के अनुसार भारत ने रूस से आयात बढ़ाकर 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन कर दिया है, जो फरवरी में 1.04 मिलियन था। इसके अलावा सऊदी अरब और इराक से भी कच्चा तेल आ रहा है। खबर है कि सऊदी अरब ने कच्चे तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए नया रास्ता बनाया है, जिससे भारत को ऊर्जा आपूर्ति जारी रखने में मदद मिल रही है। संकट को देखते हुए सऊदी ने तेल निर्यात के लिए लाल सागर रूट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे कई टैंकर तेल भरकर भारत के बंदरगाहों की ओर रवाना हो चुके हैं। ईरान युद्ध में तेल गैस ठिकानों पर हमले शुरू हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के बुशहर में पार्स गैस फील्ड पर बमबारी। पार्स ईरान का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। ईरान का 75% गैस उत्पादन पार्स से होता है। और आज युद्ध का 19वां दिन है। ऐसे में एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज क्या है? कोई खबर तो आ नहीं रही है। तो यूएसएस अब्राहम लिंकन के बारे में 2 दिन पहले ही यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी करके बताया था कि वो ईरान के बेहद नजदीक तैनात है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस विमान वाहक पोत से ईरान पर हवाई हमले हर दिन किए जा रहे हैं। हालांकि सेंटकॉम ने अब्राहम लिंकन की एक्चुअल पोजीशन रिवील नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि आईआरजीसी ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि उसकी 3 मिसाइलों से लिंकन पर प्रहार किया गया है। हालांकि इस दावे को बाद में यूएस सेंट्रल कमांड ने खारिज किया था। वेरी नेचुरल। वहीं अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की बात करें तो ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट है कि अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट कैरियर अब पश्चिमी एशिया से हट रहा है। यूएसएस जेराल्ड के ग्रीस के सौदा द्वीप की ओर बढ़ने की खबरें हैं। रिफ्यूलिंग और रिपेयरिंग के लिए यूएसएस जेराल्ड की यह मूवमेंट बताई जा रही है। यूएसएस जेराल्ड में ईरानी हमलों के बाद आग लगने की खबरें थी। यूएसएस जेराल्ड के लॉन्ड्री स्पेस में 12 मार्च को आग लगी थी। यूएसएस जेराल्ड के वेंटिलेशन सिस्टम की आग दूसरे डिपार्टमेंट तक भी पहुंची थी। 600 से ज्यादा नाविक के सामान और बिस्तर नष्ट हो गए थे इस घटना में, वो भी चलकर। लगातार 7 महीने से समंदर में तैनात यूएसएस जेराल्ड की तकनीकी खराबी की रिपोर्ट सामने आ रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि यूएसएस जेराल्ड में मौजूद सैनिक भी थक चुके हैं। ये ग्रीक सिटी टाइम्स जो है उसका सोर्स है। अब सवाल यह है कि क्या इन्हीं वजहों से अमेरिका अब ईरान की तरफ यूएसएस त्रिपोली को भेज रहा है? एम्फीबियस ग्रुप है ये यूएसएस त्रिपोली। अमेरिका कैसे ईरान को बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा चुका है, इसे आप ऐसे समझे कि बमबारी मिसाइल हमले के बाद अब एक और शिप को ईरान की ओर भेजा जा रहा है। इसका नाम है यूएसएस त्रिपोली। इसकी चर्चा पिछले कुछ घंटों से हर तरफ हो रही है। अमेरिका ने यूएसएस त्रिपोली, जो कि एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, उसे पश्चिम एशिया की ओर भेजा है। यूएसएस त्रिपोली मलक्का स्ट्रेट से अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं। ऐसा दावा किया गया इसे साउथ चाइना सी से गुजरते हुए सिंगापुर के पास मलाक्का स्ट्रेट में देखा गया। यह हाई स्पीड से जा रहा है और ईरान के पास फारस की खाड़ी में 5 से 7 दिनों तक पहुंच सकता है। यूएसएस त्रिपोली के साथ 2 ट्रांसपोर्ट शिप भी भेजे गए। यूएसएस त्रिपोली में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। आपको इसकी ताकत भी बता दें, यूएसएस त्रिपोली 45,000 टन का 850 फीट लंबा असॉल्ट शिप है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह F-35 फाइटर जेट और MV-22 ट्रांसपोर्ट विमान कैरी करने में सक्षम है। यूएसएस त्रिपोली से जमीन हवाई युद्ध लड़े जा सकते हैं।
इवैक्यूएशन और एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए भी यूएसएस ट्रिपोली का इस्तेमाल होता है। छापामारी और हमले दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यूएसएस ट्रिपोली में स्पेशल ऑपरेशन के लिए खास यूनिट तैनात होती है। ऐसा दावा है कि यूएसएस ट्रिपोली में 2200 सैनिक और क्रू मेंबर्स मौजूद हैं और बड़े ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी ट्रांसपोर्ट शिप के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। अब यहां पर सवाल इसके आगे का है, यूएसएस ट्रिपोली भेजकर ट्रंप क्या ये ग्राउंड ऑपरेशन होर्मुज़ स्ट्रेट में करना चाहते हैं? वैसे ग्राउंड ऑपरेशन की जब बात हो रही है तो आज 19वें दिन इसकी गूंज कुछ ज्यादा सुनाई दे रही है। ब्रिटिश अखबार द सन के मुताबिक इसका प्लान तैयार किया जा चुका है, जिसके मुताबिक पहले ईरानी परमाणु केंद्र पर हवाई हमले होंगे, फिर प्लांट पर स्पेशल कमांडो टीम को उतारा जाएगा। मिलिट्री एक्शन के बाद परमाणु प्लांट में एंट्री की जाएगी, जिसके बाद संवर्धित यूरेनियम की खोज होगी, यूरेनियम को खत्म या सिक्योर किया जाएगा और उसके बाद सभी कमांडोज की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है क्योंकि अमेरिका को एक्चुअली ये पता ही नहीं है कि यूरेनियम कहां है। ये अमेरिका के ही कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हालांकि ऐसा कर पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं है क्योंकि पहाड़ों के बीच परमाणु केंद्रों तक पहुंचना, भूमिगत सुरंगों को खोजना बहुत मुश्किल है। इस दौरान अमेरिकी सैनिकों का सामना ईरान की सेना से भी होगा। इसी को देखते हुए अभी ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसके बारे में इससे पहले आपने शायद न देखा हो न सुना हो। बेंगलुरु से आई ये खबर जितनी अजीब है उतनी खतरनाक भी है। सोचिए, सिर्फ एक सोशल मीडिया रील बनाने के लिए क्या कोई परिवार ऐसा कदम उठा सकता है जिससे किसी की जान तक जा सकती है? ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, हकीकत है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सामने एक व्यक्ति जब सफेद रंग का ये बोरा खोलता है तो अंदर से एक बुजुर्ग निकलते हैं। ये एक कुरियर कंपनी का ऑफिस है जहां एक बुजुर्ग को बोरे में बंद कर ले जाया गया। मामला बेंगलुरु के व्यालिकावल इलाके का है, जहां एक परिवार ने विरोध जताने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। अब इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, उसके बाद इस घटना की पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बेंगलुरु का एक परिवार एक कुरियर ऑफिस में बड़ा बोरा लेकर पहुंचा। पति पत्नी ने कहा कि वो इसे मंगलुरु भेजना चाहते हैं। कुरियर वाले ने पूछा आखिर बैग में क्या है। पति पत्नी ने पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। इसके बाद कर्मचारी ने खुद बैग खोलकर चेक किया। बैग खोलने पर अंदर से एक बुजुर्ग निकलते हैं। बोरे में बुजुर्ग को देखकर कुरियर वाले हैरान हो जाते हैं। पति पत्नी बुजुर्ग को कुरियर से भेजने का दबाव डालते हैं। कुरियर वाले कहते हैं इंसान को कुरियर से नहीं भेज सकते। पति पत्नी कहते हैं बिजनेस क्यों चला रहे हैं जब इंसान नहीं भेज सकते। परिवार समय बर्बाद करने के लिए कुरियर कंपनी से पैसे मांगता है। चश्मदीदों ने कहा कि परिवार ये सब फोन पर रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस ने कुरियर कंपनी की शिकायत पर परिवार को ट्रेस किया। परिवार ने कहा कि बसों के बढ़े किराए की वजह से यह कदम उठाया। पुलिस के अनुसार परिवार ने दावा किया कि वो निजी और सरकारी दोनों बसों के बढ़ते किरायों के खिलाफ प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए बुजुर्ग को पार्सल करना चाहते थे। पूछताछ के दौरान बुजुर्ग की बेटी ने बताया कि यह पूरी घटना विरोध जताने और रील बनाने के लिए की गई थी और इसके लिए अनोखा तरीका अपनाया गया। इसके बाद परिवार ने अपनी हरकत के लिए पुलिस और आम जनता से माफी मांगी। पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में लोगों को सही और गलत का फर्क ही नहीं समझ में आ रहा। लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे खुद की जान जोखिम में डालना हो या किसी और की। यह घटना वायरस की तरह फैलते सामाजिक ट्रेंड का हिस्सा। खैर, फिक्र में अब हवाई यात्रियों के लिए आया शुभ समाचार। हवाई यात्रा करने वालों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अक्सर देखा जाता है कि एयरलाइंस वेब चेक इन या सीट सिलेक्शन के नाम पर यात्रियों से एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है। अब डीजीसीए ने इन अतिरिक्त शुल्कों पर लगाम लगाते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दिया। डीजीसीए ने की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब हर फ्लाइट में ऐसी सीटें भी होंगी जिन्हें यात्री बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के चुन सकेंगे। इसके अलावा अब एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर एक साथ या आसपास की सीटें दी जाएंगी। डीजीसीए की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब एयरलाइंस के लिए बिना एक्स्ट्रा चार्ज वाली सीटों की संख्या तय कर दी गई है। किसी भी फ्लाइट की कम से कम 60% सीटें ऐसी होंगी जिन्हें यात्री बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के चुन सकेंगे। एयरलाइंस ये बताएगी कि कौन सी सीटों पर अतिरिक्त शुल्क नहीं है। इससे सीटों के सिलेक्शन के दौरान अतिरिक्त शुल्क पर रोक लगेगी और आम लोगों को फायदा होगा।